आज का हमारा क्लास है 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी। इसके पहले हम लोग 2 किंगडम पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, प्रोफेसर R.H. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर R.H. व्हिटेकर ने हमें बताया था 5 किंगडम होते हैं। जितने भी जीवधारी धरती पर पाए जाते हैं सबको 5 जगत में बांटा गया है। तो जिसमें से 2 जगत हमने पढ़ लिया है, ये तीसरा जगत है। अब 2 जगत हमने कौन कौन से पढ़ लिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला था मोनेरा और दूसरा था प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों में मैंने एक कॉमन चीज़ बताई थी कि ये लोग यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय जीव थे। मोनेरा में जितने भी जीवाणु और एक कोशिकीय शैवाल आते हैं वो थे, और प्रोटिस्टा में ये भी एक कोशिकीय थे, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका से बने थे, और मोनेरा लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने थे। अब हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में। फंगी, किंगडम फंगी, इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला जितना दूर था वो दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा वो यूनिसेलुलर था, लेकिन फंगी किंगडम से मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो जाता है। फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों किंगडम मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। तो मल्टी सेलुलर का सबसे पहला वाला किंगडम है हमारा फंगी। चूँकि ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि ये बहुकोशिकीय हैं। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें भी कई प्रकार के हैं, और ये सारे यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक आप लोगों को केवल मोनेरा में मिलेगा। अब मोनेरा के बाद जितने आएंगे प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, वो सारे यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। अब प्रोटिस्टा वाले लोग यूकैरियोटिक होंगे लेकिन एक कोशिकीय होंगे। अब फंगी से लेकर के जितने आएंगे प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे मल्टी सेलुलर होंगे। तो फंगी तो मल्टी सेलुलर हो गया। इट इज़ बेटर कॉल्ड एज किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर। देखिए, ये जो फंगी लोग होते हैं इनका एक दूसरा नाम है मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर क्या होते हैं? जो किसी भी पार्टिकल को डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज मीन्स होता है सड़ाना। अगर किसी पेड़ को काट दिया जाए, उसकी लकड़ी को बाहर फेंक दिया जाए, फिलहाल इस समय तो हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं चीज़ें, और सारी चीज़ें फंगाई होती हैं जो सड़ाती हैं। किसी लकड़ी को आप बाहर फेंक दीजिए तो आप कुछ दिनों में, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, उस लकड़ी पर नमी बनी रहेगी और वो सड़ेगा। जब वो सड़ेगा तो उस पर कुछ चकत्ते या धब्बे के तरह की संरचनाएँ, मतलब या छोटे छोटे छाता उस पर उग जाएंगे। तो वो जो छाता होते हैं वो सब फंगाई हैं। और जितने भी धब्बे टाइप के होंगे, सफ़ेद या भूरे रंग के या काले धब्बे, वो लोग भी फंगाई हैं। अब कुछ फंगाई को हम लोग खाते हैं। अब जैसे एक फंगाई है, एक कवक है जिसका नाम है मशरूम। ये मशरूम जो कवक होता है इसको हम खाते हैं, ये खाने वाला होता है। तो इसकी कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती हैं, लेकिन बाकी की प्रजातियां नहीं। अब ये करते क्या हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये अभी तो मैंने बताया ना कि ये मल्टी सेलुलर तो हैं, डीकम्पोजर हैं। डीकम्पोजर मीन्स सड़ाने वाले। तो ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें भोजन वहीं से मिलता है जहाँ पर कोई भी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ सड़ता है। इट कंटेन्स नॉन क्लोरोफाइलस। इनमें क्लोरोफिल सेल, इनके सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये लोग अपना भोजन तो खुद बना नहीं पाएंगे। अगर क्लोरोफिल होता तो इनका रंग हरा होता। देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए,
अगर इनकी कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता तो इनका रंग हरा हो जाता। तो क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसलिए इनका रंग हरा नहीं है, और ये या तो सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं। मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लियर स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक फॉर्म में होते हैं। किंगडम फंगी कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग फीचर, कुछ लक्षण इसके सुनिए फंगी किंगडम के। यूकैरियोटिक, ये भी तो मैंने बताया कि ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर, मैंने ये भी बताया आपको कि ये मुख्य रूप से मल्टी सेलुलर ही होते हैं। Yeast is unicellular but it is not grouped with the fungi as its reproduction is similar to the other fungi. Cell wall is present, ध्यान दीजिए दूसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर तो आपने जाना कि ये यूकैरियोटिक सेल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये पहला कैरेक्टर है कि जितने भी फंगी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी सेकेंड में आइए, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ध्यान दीजिए इनका जो सेल होता है इसमें मोटा सा एक सेल वॉल होता है। अब आप सोचेंगे कि सेल वॉल तो प्लांट के सेल पे होता है, ऐसा नहीं है। जो प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है और जो फंगी के सेल में सेल वॉल होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि जो फंगी का सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का, काइटिन बड़ा लचीला पदार्थ होता है, और जो प्लांट का सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज का। तो इन दोनों में बड़ा अंतर है। सेलुलोज एक प्रोटीन है और काइटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जो फंगी होते हैं, अब जैसे ध्यान दीजिए, जो आप कभी केंचुआ देखे होंगे तो केंचुए जो ज़मीन पर रेंगते हैं उनका शरीर बड़ा चमकता है और बिल्कुल रबड़ की तरह लचीला होता है। आप केंचुए को पकड़ के तान देंगे तन जाएगा, उसको दबाएंगे दब जाएगा, फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो उसमें लचीलापन कहाँ से होता है? क्योंकि उसका बॉडी जो है पूरा बॉडी काइटिन से ढका होता है। तो ये काइटिन एक लचीला झिल्ली होता है जो जिस भी पदार्थ के बाहरी आवरण में पाया जाएगा उसको लचीला बना देगा। अब ये जितने भी ये होते हैं फंगी, ये सब थोड़े लचीले होते हैं, मुलायम, मतलब रबड़ की तरह से होते हैं। सब देखने में लगेगा कि ये रबड़ टाइप के हैं। तो ये क्यों ऐसे दिखाई देते हैं? क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की होती है। देखिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट कंटेन्स काइटिन। सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें काइटिन होता है सेल वॉल में। सेलुलोज इज एब्सेंट। तो सेलुलोज जो है सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता है। आपको केवल सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल इसके आगे वाले किंगडम में मिलेगा जो कि प्लांटी है। क्लोरोफिल इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर होता तो ये लोग हरे रंग के होते और अपना भोजन खुद बनाते, फोटोसिंथेसिस करते। हेंस इस प्रकार ऑल फंगी आर हेट्रोट्राफिक। तो जितने भी फंगी होते हैं ये सभी हेट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हेट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो हेट्रोट्राफिक में कौन सा वाला? पैरासिटिक है कि सैप्रोफाइटिक है? कौन सा वाला? with absorptive type of nutrition। absorptive ये एब्जॉर्प्टिव क्या होता है? एब्जॉर्ब मीन्स होता है अवशोषित करना या सोखना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जिस भी सड़ते हुए पदार्थ पर ये उगे होते हैं उनसे मतलब उनको सड़ा करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इनका जो टाइप होता है फूड का वो एब्जॉर्प्टिव टाइप है और हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
टिश्यू डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट। अब इनमें देखिए सेल तो आपस में मिल करके मतलब कई सेल ये आपस में मिल करके इनका बॉडी जो है मल्टी सेलुलर बनाते हैं सब, लेकिन जो सेल होते हैं ये टिश्यू नहीं बनाते। टिश्यू डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट। दे में बी आइदर सैप्रोफाइट्स आर पैरासाइट, या तो ये लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं या ये पैरासाइटिक हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि ये सैप्रोफाइटिक की हिंदी होती है मृतजीवी पोषण, और पैरासिटिक होता है परजीवी पोषण। ये दोनों पोषण के भेद मैंने बता दिए थे। मृतजीवी का मतलब है कि वह जब कोई जीव किसी मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करता हो। अब जैसे मच्छर हमें जब काटता है तो मच्छर हमें मारता तो है नहीं, बस आया बैठ के काट के चला गया। अभी हम जिंदा ही हैं तो हमको काट के चला गया, तो वो कहलाएगा परजीवी पोषण। मच्छर ने हमारे ऊपर क्या किया? परजीवी पोषण, हमें मारा नहीं उसने। और मृतजीवी, अगर हम मर जाएंगे, मरने के बाद जब हम सड़ेंगे तो जो कीड़े हमें सड़ाएंगे, हमारे जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेंगे, उनको कहेंगे हम मृतजीवी। तो ये जितने भी फंगी होते हैं इनमें से कुछ मृतजीवी पोषण करते हैं, अर्थात सैप्रोफाइटिक। जब कोई पेड़ या पौधा जब तक जीवित है तब तक तो उस पर फफूंद नहीं आएगा। अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो वो पेड़ मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी पेड़ की। अब उस पेड़ को बाहर जब सड़ने के लिए छोड़ देंगे तो मरे हुए पेड़ या वृक्ष को सड़ाने का कार्य जो है ये लोग करेंगे, फंगी लोग, और इसलिए इन्हें मृतजीवी पोषण कहा जाएगा, इस प्रकार के पोषण को। और पैरासिटिक, अब पैरासिटिक पोषण क्या है? आपको कभी कहीं भी आपने सुना होगा नाम लाइकेन का। लाइकेन होते क्या हैं? लाइकेन जब शैवाल मीन्स एल्गी, शैवाल और कवक मीन्स जिसके बारे में पढ़ रहे हैं फंगी को हम कवक कहते हैं। जब शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के साथ हों तो उसको हम कहते हैं लाइकेन। और ये लाइकेन में होता क्या है कि शैवाल के पास भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल होता है। शैवाल हरे रंग के होते हैं, सब छोटे छोटे, इनके पास भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल होता है, तो ये लोग भोजन बनाते हैं और ये अपने द्वारा बनाए गए भोजन को कवक को दे देते हैं, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है। अब बदले में कवक क्या करता है कि ये सड़े गले पदार्थों के द्वारा, मतलब पदार्थों को सड़ाता है तो उसमें कुछ टॉक्सिन छोड़ता है, जैसे नमी बनाए रखता है। ये जल आप देखे होंगे कि जहाँ पर ये कवक उगे होते हैं वहाँ का चारों तरफ का सतह बड़ा चिकना चिपचिपा लिसलिसा होता है, मतलब गीला गीला। तो ये लोग ये वाटर प्रोवाइड कराते हैं शैवाल को, मतलब चिकनी सतह प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं। शैवाल को भी कोई नुकसान नहीं होता है और कवक को भी कोई नुकसान नहीं होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। इसलिए ये परजीवी पोषण में नहीं, सहजीवी पोषण में आते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रकार का पोषण है। सहजीवी, सिम्बियाटिक मोड, सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब भोजन के लिए दो लोग परस्पर आपस में निर्भर हों और दोनों में से किसी को कोई नुकसान ना हो। अभी जैसे मान लीजिए हमको मच्छर ने काटा तो हमें तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, हमको नुकसान होता है। हमें मलेरिया बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मतलब हमें तो नुकसान हो गया। और मच्छर को फ़ायदा हो गया। तो जिसमें दो लोग परस्पर निर्भर हों लेकिन एक को नुकसान और दूसरे को फ़ायदा होता हो तो उस प्रकार के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। जबकि अगर दोनों को फ़ायदा हो रहा, अभी जब मैंने ये शैवाल और कवक के बारे में बताया, जब दोनों को फ़ायदा होता है तो वो होते हैं सहजीवी।
और जब एक को मार करके दूसरा मतलब उसे सड़ा के खाएगा, भोजन करेगा, तो वो होता है मृतजीवी। तो जो कवक होते हैं ये मृतजीवी और परजीवी, बस दो ही प्रकार का पोषण करते हैं। तो ये तो हो गया पोषण विधियाँ। बाकी अभी ये इस क्लास में इतना ही। आगे अगले क्लास में हम कवक के कुछ और लक्षण आपको बताएंगे।